नमस्ते। आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं। घृण संहिता के व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में हमने पहले अध्याय यानी कि षटकर्म का आपके सामने विस्तृत विवेचन किया अनेक व्याख्यानों के माध्यम से, जिसमें हमने धोती को अलग से रखा, बस्ती को अलग से, नेति, न्योली, त्राटक और कपालभाति, इस प्रकार 6 षटकर्मों को हमने कई व्याख्यान के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया ताकि आप उसके सही मर्म को समझ पाएं। इसी कड़ी में आज हम दूसरे अध्याय को शुरू कर रहे हैं। घृण संहिता का दूसरा अध्याय है आसन। आसन की क्या डेफिनेशन है, आसन के क्या मुख्य लाभ बताए हैं, कितने प्रकार के आसनों की चर्चा की है और क्या क्या उन आसनों का मतलब होता है, मीनिंग क्या होता है, इस सेशन में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि घृण संहिता आसन को दूसरे नंबर पे बताती है। माने घृण संहिता सप्तांग योग को मानती है। सप्तांग योग माने षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि, ये 7 प्रकार के अंग कहे हैं योग के, जिनको सप्तांग योग कहा है। प्रत्येक एक अंग को एक अध्याय में समायोजित करने का काम महर्षि घृण द्वारा किया गया, जिसमें पहले अध्याय में षटकर्म का विवेचन किया गया। दूसरे अध्याय में जो उपदेश है वो आसन के ऊपर है। तो सबसे पहले महर्षि घृण कहते हैं कि जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं उतनी ही आसनों की संख्या होती है, परंतु भगवान शिव 84 लाख आसनों की बात करते हैं। उसके बाद कहा कि उन 84 लाख आसनों में 84 आसनों को विशेष माना, माने 84 जो लेग्स थे उसमें 84 आसनों को ही प्रमुख माना है, माने 84 को ही मेन आसन की संज्ञा दी है। उसके बाद महर्षि घृण कहते हैं कि इनमें भी 32 आसनों को करना शुभ माना गया है। माने महर्षि घृण 32 आसनों को मानते हैं। तो जो एग्जाम में आया तो पहले बात करते हैं कि जितने जीव जंतु हो उतने आसन होते हैं, परंतु भगवान शिव 84 लाख आसनों की बात करते हैं। महर्षि घृण कहते हैं कि उनमें 84 ही आसन विशेष हैं और उन 84 आसनों में भी 32 आसन विशेष हैं। तो कहीं पे भी जो वर्णन है वो 32 आसनों का ही है। घृण संहिता में 84 आसनों का कहीं वर्णन नहीं है, तो उल्लेखित जो आसन है वो 32 हैं। अब आसन का एक मुख्य लाभ, जैसे हर एक योग विधा का एक अलग लाभ बताया है। जैसे महर्षि घृण कहते हैं कि षटकर्म का अर्थ है शोधन करना, माने क्लींजिंग करना बॉडी की। तो दूसरे नंबर पे आता है आसन। आसन का है दृढ़ता पैदा करना, स्ट्रेंथ पैदा करना, स्ट्रॉन्ग बनना, माने शरीर में दृढ़ता को पैदा करता है आसन। तो जितने भी आसन हैं उनका एक मुख्य लाभ सबसे मेन है, वो है दृढ़ता को पैदा करना। अनेक आसनों के अलग अलग बॉडी पे इफेक्ट पड़ते हैं, लेकिन मूल जो लाभ है, जो मेन जो बेनिफिट है, वो है शरीर में दृढ़ता प्राप्त करना, माने मजबूती पैदा करना। आसन का मुख्य लाभ बताया गया है। तो यहाँ पे 32 आसनों की मैं चर्चा नहीं करूंगा कि 32 आसन कौन से वो आप कहीं भी देख सकते हैं। 32 आसनों की चर्चा करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ मैं कुछ आसनों के नाम की चर्चा करूंगा, आसनों के प्रकार कितने हैं जो सामान्य रूप से पूछे जाते हैं। तो ये घृण संहिता में नहीं है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, घृण संहिता में नहीं है, लेकिन आसनों का सामान्य वर्गीकरण बहुत पूछते हैं कि आसनों का वर्गीकरण क्या है, कितने प्रकार के आसन कहे। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के आसन होते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे 3 प्रकार के आसन कौन से होते हैं? खड़े होकर किए जाने वाले, बैठकर किए जाने वाले, सीधा लेट कर किए जाने वाले, मूधा लेट करके किए जाने वाले। ये आसनों का एक सामान्य वर्गीकरण है जो कहीं भी ज्यादा प्रचलित नहीं है। हम इसका एक वर्गीकरण सामान्य कर लेते हैं कि पहले हम खड़े होकर किए जाने वाले आसन कर लें, फिर हम बैठ के किए जाने वाले आसन कर लें, हम फिर सीधे लेट के आसन करने वाले आसन कर लें, और फिर मूधे लेट करके किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करें। ये सामान्य तौर पे हम अपने अभ्यास क्रम में रखते हैं इसको। लेकिन जो मुख्य रूप से जो एक तर्कपूर्ण आधार पे जो आसनों का वर्गीकरण किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है। तो जिसको सबसे ज्यादा मान्यता मिली है कि आसन मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं। और वो कौन से होते हैं? सबसे पहला आसन का ध्यानात्मक आसन, माने जिन आसनों में व्यक्ति साधक ध्यान लगा सके वो ध्यानात्मक आसन कहलाते हैं। उसमें जैसे सिद्धासन है, पद्मासन है, स्वस्तिक आसन है, वज्रासन है, सुखासन है, योगासन है। ये तमाम जो आसन है ये ध्यानात्मक आसन की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहला आसन हुआ ध्यानात्मक आसन, यानी कि मेडिटेटिव पोज जिनको हम कहते हैं, पोस्चर कहें, पोज कहें, तो उनको कहते ध्यानात्मक आसन, जिनका मैंने कहा वज्रासन, सिद्धासन, पद्मासन,
स्वस्तिकासन, आपका वज्रासन, सुखासन, योगासन, इस प्रकार के जितने आसन हैं वो सारे के सारे ध्यानात्मक आसनों में आते हैं। तो एक वर्गीकरण बिल्कुल अलग हो गया कि जिन आसनों के द्वारा ध्यान किया जाए, जिनमें मेडिटेशन का अभ्यास किया जाए, जिनमें हम एक तरह से स्थिर बैठ करके काम कर सकते हैं, अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, या फिर हम अपना ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं, वो ध्यानात्मक आसन अलग हो गए। दूसरी कैटेगरी जो है वो है संवर्धनात्मक आसन, स्ट्रेचिंग पोज। मतलब संवर्धनात्मक माने जिसमें शरीर का संवर्धन हो, जिसमें शरीर को खींचा जाए, जिसमें शरीर को स्ट्रेच किया जाए, उनको कहेंगे संवर्धनात्मक आसन। जैसे रबड़ को स्ट्रेच करते हैं, यानी कि जिन आसनों में शरीर को ज़्यादा तोड़ा मरोड़ा जाता है, या जिनमें शरीर की मसल्स को स्ट्रेच किया जाता है, या जिनमें शरीर की मसल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, माने एक मसल को उसको एक्सटेंड किया जाता है ठीक ढंग से, उनको हम कहेंगे संवर्धनात्मक आसन या स्ट्रेचिंग पोज, जिनमें बॉडी को स्ट्रेच किया जाए यानी कि खींचा जाए। अब ऐसे कौन से आसन हैं? सबसे ज़्यादा आसन इसी कैटेगरी में होते हैं। इसमें अब कौन सा आसन है? धनुरासन, चक्रासन, मयूरासन, आपके जितने भी आसन हैं, गोमुखासन, उष्ट्रासन, कुक्कुटासन, ये सारे संवर्धनात्मक आसन, इनमें शरीर को खींचा जाता है। भुजंगासन है, पश्चिमोत्तानासन है, अर्धमत्स्येंद्रासन है, बहुत सारे आसन हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आसनों को रखा गया है। जितने भी आसन हैं तो सबसे ज़्यादा इसी कैटेगरी के आसन कहते हैं, जिसमें शरीर को खींचा जाए। तो आपको ध्यान रखना है केवल ध्यानात्मक आसन, ध्यानात्मक आसन और जो विश्रात्मक आश्रम है आसन है, उन्हीं को ध्यान रखना है। बाकी के जितने बचेंगे वो संवर्धनात्मक आसन में ही काउंट होंगे। माने सबसे ज्यादा कैटेगरी संवर्धनात्मक आसनों की ही कही गई है। तीसरा है आपका विश्राम आत्मक आसन यानी कि रेस्टिंग पोज, जिनमें शरीर को आराम दिया जाए। शिथिलीकरण के जो आसन है, शिथिलीकरण के जो आसन है, या विश्राम आत्मक आसन है, या इनको रेस्टिंग पोज हम कहें, जिनमें शरीर आराम करता है, वो कौन से हैं? मुख्य रूप से दो आसनों को उनमें रखा गया है, शवासन और मकरासन। शवासन होता है जिसको हम शवासन कहते हैं, जिसमें हम सीधे लेट करके अपने शरीर से कोई क्रिया नहीं करते। जैसे शरीर ऐसे जैसे मुर्दे का शरीर होता, मरा हुआ व्यक्ति जो कोई हलचल नहीं करता, वैसा अपनी बॉडी को हम विश्राम देते हैं, इसको हम कहते हैं शवासन। एक होता मकरासन, जिसमें हम ऐसे ही पेट के बल लेट जाते हैं। इसमें हम सीधे लेटे थे, उसमें हम पेट के बल लेटते हैं। तो शवासन को मृतासन का नाम भी दिया गया, जिसकी वर्णन महर्षि घृण भी अपने घृण संहिता में करते हैं। तो दो आसनों को ही मुख्य रूप से रेस्टिंग यानी कि विश्राम आत्मक आसन या कहीं शिथिलीकरण के आसनों में रखा गया है, और वो दो हैं शवासन और मकरासन। इन दो आसनों को मुख्य रूप से विश्राम के लिए प्रयोग किया गया है, शिथिलीकरण के लिए प्रयोग किया गया है, रेस्ट करने के लिए प्रयोग किया गया। इससे ऊर्जा आती है, यानी कि जितनी एनर्जी आपने वेस्ट की या जितनी आपकी एनर्जी खर्च हुई है, उस एनर्जी को वापस पुनः प्राप्त करने के लिए शरीर को रेस्ट देते हैं, ताकि बॉडी तैयार हो सके, बॉडी अपने आप को रेजुनेट कर सके। तो ये 3 प्रकार के आसन हैं। तो 2 आसन विश्रामात्मक आसन है, या कहीं रेस्टिंग पोज है, या कहीं शिथिलीकरण के हैं। बाकी आपका सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, ये सारे के सारे 6-7 आसन हैं इस कैटेगरी में जो ध्यानात्मक हैं। इसके अतिरिक्त जो आसन बचे हैं वो सारे के सारे संवर्धनात्मक आसन हैं। तो यदि परीक्षा की दृष्टि से या कोई भी वैसे पूछता है, तो जो आसनों का जो वर्गीकरण है वो टेक्निकली जो वर्गीकरण हो 3 प्रकार का है, यानी कि सबसे पहले ध्यानात्मक आसन, फिर संवर्धनात्मक आसन, फिर शिथिलीकरण के विश्राम आत्मक आसन। ये आप 3 प्रकार के आसनों की कैटेगरी है। तो 3 प्रकार के ही आसनों की कैटेगरी मैंने यहाँ कही, जिसमें मैंने आसनों के नाम भी बताया आपको मुख्य कुछ। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम एक एक आसन के नाम के आधार पे चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे आसनों में नाम के आधार पे पूछा जाता है। जैसे पद्मासन के विषय में पूछ लिया, या फिर भुजंगासन के विषय में पूछ लिया, मंडूकासन के विषय में पूछ लिया, कुर्मासन के विषय में पूछ लिया, या और अन्य आसन है, विपरीत करनी तो अलग चलो मुद्रा है वो, सर्वांगासन के विषय में पूछ लिया, या कोई भी और आसन है जो किसी न किसी पशु के नाम पे, पक्षी के नाम पे, या किसी ऋषि के नाम पे है, तो उसकी क्या विशेषता है, किस प्रकार से उसको
हम डिफाइन करें, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको लेकर के 4-4 5-5 आसन का मैं सेट लेकर के आऊँगा। नेक्स्ट लेक्चर में 3-4 आसन हम डिसाइड करेंगे, जिसमें हम कुछ आसनों को रखेंगे जिनका हम बात करेंगे कि ये आसन का नाम क्यों पड़ा, इस आसन का मतलब क्या है, किस मेन ग्लैंड पे इसका इफेक्ट पड़ता है, किस तरह के व्यक्ति कर सकते हैं, किस तरह के व्यक्ति नहीं कर सकते, आदि चीज़ों को लेकर के जल्द ही एक अगले व्याख्यान को लेकर के उपस्थित होऊंगा आपके सामने। तो ये वर्गीकरण आसनों का कैसा लगा, आसनों की का लाभ कैसे है, घृण संहिता में आसनों के प्रकार कितने हैं, इसकी चर्चा मुख्य रूप से मैंने की है अकॉर्डिंग टू घृण संहिता। आपको व्याख्यान कैसा लगा जरूर बताइएगा। और फिर स्पष्ट कर देता हूँ, आसनों का वर्गीकरण घृण संहिता नहीं करती है, ये आधुनिक आचार्यों द्वारा किया गया है, जिसको पुख्ता माना गया है, जिसमें सबकी सहमति है और इसको पूछा जाता है। और हर व्यक्ति को, योग टीचर को इन वर्गीकरणों का पता होना चाहिए। और जो पहला वर्गीकरण था, जो खड़े होकर किए जाने वाले, बैठ कर किए जाने वाले, सीधे लेट कर किए जाने वाले, मूधे लेट करके किए जाने वाले आसन, उनको भी एक वर्गीकरण ही माना गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा मान्यता इस वर्गीकरण को मिली है, जिसमें ध्यानात्मक आसन, संवर्धनात्मक आसन और शिथिलीकरण के आसनों को रखा गया है। तो ये मैंने दोनों चीज़ों को खोल के रखा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि उसको भी माना गया, इसको भी, लेकिन मुख्य रूप से मान्यता 3 प्रकार के आसनों के वर्गीकरण को ही दी गई है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आपका कुछ सुझाव हो तो मुझे ज़रूर बताइए। आगामी व्याख्यान में जल्द ही कुछ आसनों को लेकर के उनकी सारा जो मेन उनका जो सार है उनको प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो आसनों के 3-4 व्याख्यान कम से कम और होंगे, जिनमें हम 2-3 4-4 5-5 आसनों को रखेंगे और उनके बारे में सारे डिटेल आपको प्रस्तुत करेंगे, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हों और आप उनके विषय में अच्छे से लिख पाएँ, बता पाएँ, समझा पाएँ। तो धन्यवाद आप सबका व्याख्यान सुनने के लिए। जल्द ही आगामी व्याख्यान को लेकर के उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्यास जारी रखिए, स्वाध्याय जारी रखिए, सानिध्य जारी रखिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।